Good morning, students. Hope you are healthy and staying safe at your homes. So, today's topic is demand pull inflation. What actually does it mean? Okay, first definition, we will just read the definition. This represents a situation where the basic factor at work is the increased demand for resources either from the government or the entrepreneurs or the household. The result is the pressure of demand is such that it cannot be met by the currently available supply of output. It simply means जो हम आप इन्फ्लेशनरी गैप हमने पढ़ा था, जो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद डिमांड जो हमारी एक्सीड होती है, एक्सेस डिमांड है जो जहाँ पर हमारा एडी इज़ ग्रेटर देन एएस हो जाता है, जो आपने इन्फ्लेशनरी गैप में पढ़ा था. इन्फ्लेशनरी गैप इज़ अ सिचुएशन वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई. दैट मीन्स एवरीबडी हैज़ मनी, सबके पास पैसा है. और ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा यहाँ से आया, इंक्रीज फॉर द रिसोर्सेज आइदर फ्रॉम द गवर्नमेंट और द एंटरप्रेन्योर्स. यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि या तो गवर्नमेंट जब इकोनॉमी डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या पॉलिसीज़ जो निकालती है, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा डिमांड रखती है, तब जो इन्फ्लेशनरी गैप है या एक्सेस डिमांड है, जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो तब होती है. या एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स के पास पैसा आने लगता है, या हमारा क्रेडिट रेट जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता है और एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा पैसा मिलने लगता है एज अ लोन, ये क्रेडिट मिलता है, तब भी डिमांड बढ़ती है. या हाउस होल्ड, जैसे कि एक फैमिली में 5 पर्सनस हैं, उन 5 पर्सन में पहले सिंगल कमाता था, अब 5 के 5, अब जो बाकी बच्चे 4 हैं, रिमेनिंग 4 पर्सनस है, वो भी काम पे लग गए, ठीक है. तो ऑब्वियसली पैसा बढ़ गया उनके घर में मनी आने लगा, तो ऑब्वियसली दे विल रेज द डिमांड. जहाँ पर वो पहले 1 रोटी खाते थे, अब वहीं पे वो 5 रोटी खाएंगे. दिस इज़ द वे जैसे कि जिससे डिमांड बढ़ती है, ठीक है. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये रिजल्ट जो ये डिमांड बढ़ रही है, ये रिजल्ट कर रही है किस पे? प्रेशर कर रही है. ये डिमांड प्रेशर कर रहा है किस पे? सप्लाई पे. देखो सप्लाई तो उतनी ही रहेगी जहाँ पर हमने फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के बाद ही एक्सेस डिमांड आती है, इन्फ्लेशनरी गैप आता है, ठीक है. तो एक तरीके से जो एक्सेस डिमांड है ये भी इन्फ्लेशन बढ़ाता है. अगर हमारी सप्लाई उतनी ही रहेगी, जैसे सप्लाई हमारी सिर्फ 10,000 है, लेकिन अब जैसे पहले जैसे एक रोटी, या हम कहें कि हमारी जो सप्लाई थी वो पहले 5 रोटियों की थी, ठीक है, जस्ट सपोज 5 रोटियों की सप्लाई थी. अब सबके सब जॉब पे लग गए हैं, तो क्या है, सबके सब जॉब पे लगे हैं तो उनकी डिमांड बढ़ गई. तो अब 5 रोटी के बदले वो कितनी 10 रोटी डिमांड करने लगे, ठीक है, या 6 रोटी डिमांड करने लगे. तो 5 से 6 तक तो पूरी कर देंगे, लेकिन 6 के बाद पूरी नहीं कर पाएगी सप्लाई, क्योंकि सप्लाई ही क्या है, 5 है, ठीक है. तो वो जो 5 से 6 या 6 से 10 वाली जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पाएंगे. तो उस पूरी करने के लिए वो क्या करेंगे? पैसा बढ़ाने लगेंगे. धीरे धीरे वो क्या करेंगे? गुड्स के पैसे बढ़ाने लगेंगे, ताकि जो वो डिमांड बढ़ी है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक है. डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम सिंपल टर्म में समझेंगे, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी कि पैसा बहुत है लेकिन गुड्स हमारे पास थोड़े ही हैं, ठीक है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि जो हमारी सेविंग करने की जो प्रोपेंसिटी है, जो सेविंग करने की आदत है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी. बट राइजिंग मनी इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट वुड लीड टू एक्सेस एडी. हमने माना कि सेविंग हमारी उतनी ही हो रही है जितनी हम पहले करते थे. सपोज हम 5,000 पहले करते थे तो 5,000 ही करेंगे, लेकिन अब जैसे एक ने 5,000, जैसे सपोज एक फैमिली से सिर्फ 5,000 सेव होते हैं, लेकिन उस फैमिली की बाकी के 4 पर्सनस, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, 5 पर्सनस एक फैमिली में है, एक ही सिंगल आदमी कमाता है. नाउ फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद सबके सब काम पे लग गए, ठीक है, सबके सब काम पे लग गए, यानी कि उनकी मनी इनकम राइज हो गई, सबके पास पैसा आ गया. लेकिन सेविंग की को हमने क्या माना है? सेविंग कांस्टेंट माना है, यानी कि हम सोच रहे हैं कि फादर ही सेव कर रहे हैं, सिर्फ सपोज 5,000 ही सेव किया है, ठीक है. तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे यानी कि मनी इनकम राइज हो गई. मैंने अभी बताया जिससे पहले वो सिर्फ 1 या 2 रोटी या 5 रोटी जिनकी थी, लेकिन अब वहाँ पर क्या डिमांड आ गई? अब वहाँ सब ज़्यादा खाना चाहते हैं, तो अब क्या है?
AD, excess AD over average supply. See, excess aggregate demand over aggregate supply. This rising money income will lead to excess aggregate demand. यहाँ पर aggregate demand हमने इन्फ्लेशनरी गैप में जो पिछले वीडियोस में पढ़ा था आपने, कंजप्शन डिमांड ली है, इन्वेस्टमेंट डिमांड ली है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की डिमांड ली है. नाउ सिंपल, पहले एक एग्जांपल लीजिए. जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम 5000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो इस लेवल पे, सिर्फ इस लेवल तक ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. इतने ही रिसोर्सेस हैं हमारे पास 5000 यूनिट्स के लिए. तो पहला कर्व हमारा 2000 का, जैसे मैंने आपको पिछले बताया था, दिस इज आउटपुट एंड दिस इज प्राइस. एक्स एक्सेस पे आउटपुट है, वाई एक्सेस पे प्राइस है. ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, AS. सी, यहाँ तक हमारे रिसोर्सेस हैं. इस E पॉइंट तक क्या है, इस E पॉइंट तक हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी डिमांड यहाँ से बढ़ाकर हमने इधर रखी फिर इधर रखी. ये फुल एम्प्लॉयमेंट की क्या है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है. दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर हमारे सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो गए और हमारे सारे पर्सन्स क्या हो गए, एम्प्लॉयड हो गए. ठीक है, यहाँ पर AD इक्वल्स टू AS हो जाएगा. बट अब सब एम्प्लॉयड हो गए, सबके सब. जैसे मैंने भी बताया था कि एक फैमिली में 5 पर्सन्स है, पहले एक ही जना कमाता था. ठीक है, तो उसको 2000 यूनिट्स चाहिए थी. फिर 3 और लग गए काम पे, यानी कि टोटल 4 पर्सन्स हो गए. तो 4 पर्सन्स ने कितना कमाया, यानी कि उनकी डिमांड कितनी थी, पहले 2000 यूनिट थी, अब 3000 हो गई. अब AD3 पे, जहाँ पर हमारी पूरी रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाएंगी, यानी कि सारे के सारे पर्सन्स यहाँ पे क्या हो गए, एम्प्लॉयड हो गए. 5 के 5 पर्सन्स यहाँ पर एम्प्लॉयड हो गए. तो यहाँ पर डिमांड हमारी कितनी है, 5000, यानी कि हम क्या हो गए, एक इक्विलिब्रियम वाले लेवल पर आ गए, जहाँ पे हमने अपने सारे रिसोर्सेज को क्या कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है. ठीक है, अब हमारी सप्लाई इससे ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन हमारी डिमांड बढ़ रही है. अब सबके सब क्या हो गए, सबके सब एम्प्लॉयड हो गए, सबके पास पैसा आ गया, लेकिन हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारे पास गुड्स पूरे नहीं है पूरी फुलफिल करने के लिए. तो अब यहाँ से क्या है, इसलिए अब यहाँ से ये कर्व इनइलास्टिक कर्व हो गया है, यानी कि अब ये कर्व इलास्टिक नहीं रहेगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा. अब ये कांस्टेंट हो गई है. अभी बताया था कि एम्प्लॉयमेंट हमारी, या आप कहें हमारी सप्लाई सिर्फ 5000 यूनिट की, यानी कि हमारे रिसोर्सेज सिर्फ 5000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो यानी कि इसके बाद ये 5000 ही प्रोड्यूस कर पाएंगे. इसके बाद चाहे 6000 यूनिट हो चाहे 8000 यूनिट हो डिमांड, लेकिन हमारी सप्लाई सिर्फ कितनी रहेगी, 5000 यूनिट रहेगी. देखिए, इसलिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं. अब देखिए, इसके बाद जब नया कर्व आया, AD4 वाला कर्व आया है, दिस AD4, AD3 पे यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट का. लेकिन इसके ऊपर की जो डिमांड इंक्रीज हो रही है, यानी कि 6000 या 8000 जो डिमांड हो रही है, उस पर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. ऑब्वियसली जब हम 5000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उससे आगे नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे क्योंकि हमारे रिसोर्सेस नहीं हैं. तो हम क्या करेंगे, इन दो डिमांड्स को